निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? कौन सा विचार असंगत है? प्लेटो बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा अद्भुत है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आंद्रोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है, ये गलत है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं करना, कल्पना द्वारा पाठ को अभिभूत करता है। क्रोचे कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। यह दार्शनिक विचार असंगत है, क्योंकि कथन के में सौंदर्य की बाह्य वस्तु में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे सौंदर्य के आंतरिक वस्तु मानता है। प्लेटो बौद्धिक आनंद की स्वीकार किया, ऐन्द्रिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा अद्भुत है। लॉन्जाइनस साहित्य का संबंध तर्क नहीं, कल्पना द्वारा पाठ को अभिभूत करता है। क्रोचे कलाकार में सौंदर्य की अनुभूति होती है और भावक के सौंदर्य की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भी भाग होती है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कवि की अंतःचेतना की। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतःचेतना की उपेक्षा मिलती है। आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? कला। आई ए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है। वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय अर्थ के प्रकार हैं। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया है। टी.एस. इलियट ने अवैयक्तिक सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में शेष इलियट की ही रचनाएं हैं। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, परंपरा और इतिहास बोध के स्थान पर। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपय जनसाधारण और जीवन को, प्रकृति को माना है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन किसका है? कोलरिज का। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह कथन कोलरिज का है। अन्य कथन कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, क्रोचे ने। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, इलियट। कविता प्रबल भावों का सहज उलझन है, वर्ड्सवर्थ। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? विचार। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में विचार स्तर असंगत है। यह अंत संस्कार, अभिव्यंजना, अनुशासिक, आनंद, अभिव्यक्ति। क्रोचे के अभिव्यंजना में 4 स्तंभ हैं। संस्कार, अभिव्यंजना, अनुषांगिक, आनंद, अभिव्यक्ति, ये 4 स्तंभ है क्रोचे में अभिव्यंजना के। लॉन्जाइनस के अनुसार इसमें कौन सी शैलीगत दोष नहीं है? कौन सी शैलीगत दोष नहीं है? विपर्य। लॉन्जाइनस के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं है।
लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाले तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व मानते हैं। इनके काव्य में उदात्त तत्व है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? लॉरेंस नहीं है। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की, कॉर्डवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पन्न के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज ही स्थापना में संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। संरचनावाद का जनक माना जाता है सास्यपूर। संरचनावाद का जनक सास्यपूर को माना जाता है। सास्यपूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद का मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इस नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के 6 एवं 7 अध्याय में रस और भाव तथा भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। गुण शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे तथा अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। शेष विकल्प असंगत है। रोइये किस ग्रंथ के रचयिता हैं? अलंकार सर्वस्व। रोइयक अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ भामह का है तथा कौल्यानंद ग्रंथ अभय दीक्षित का और काव्यादर्श दंडी का ग्रंथ है। ध्वनि के त्रिविधिक प्रकार निम्न में से कौन है? वस्तु, अलंकार और रस। ध्वनि के त्रिविधिक प्रकार हैं वस्तु, अलंकार और रस। ध्वनि के त्रिविधिक प्रकार वस्तु, अलंकार और रस हैं। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया था। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि के पंचम वेद भी कहा जाता है। नाट्यशास्त्र 36 अध्याय हैं तथा लगभग 5000 श्लोक। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, रूपक, उपमा, दीपक की मीमांसा की है। अन्य ग्रंथ के रचना एवं रचनाकार काव्य अलंकार भामह, ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, काव्यादर्श दंडी। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। वह एक श्रेयमयी रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। काव्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी रचना ज्ञान धारा है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। महादेव वर्मा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाते हैं, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक
स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नगेंद्र रागात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोन्मेषी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वामन काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें सूत्रों की संख्या 319। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। भामह ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? शब्द वक्रता। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, परपरार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता एवं प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति का भेद है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? वाल्तेयर का है। मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है और फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन वाल्तेयर का है। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? 3 प्रकार की। मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस व्यापार में से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। इसके प्रकार निम्न है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना। अर्थी व्यंजना। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार। इसमें कौन सा काव्य दोष है? अयथार्थ। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन का करते शंख ध्वनि झंकार। इस पंक्ति में अयथार्थ काव्य दोष है। यथार्थ के अभाव में यह दोष होता है। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? 10। भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण तथा 10 दोष बनाए हैं। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण, 10 दोष, 4 अलंकार, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारती अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्यवर्ती है। नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्यवर्ती है। भरती, सातवती, कौशिक एवं आरंभटी। अभिनय के मूल 4 प्रकार माने गए हैं: आंगिक, कायिक, सात्विक, वाचिक, आर्य। लक्षणा को कहा गया है, लक्षणा को शब्दशक्ति कहा गया है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इन 3 शब्दों को अलग अलग 2 भेद हैं। शब्द शक्ति के भेद: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। नाटक में पर्दों के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चुल्लिका। नाटक में पर्दों के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चुल्लिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। विषयकम्ब का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्ति में अधिक रूप से विस्तृत किया क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना तथा स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुष्ट बनाना। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद रूढ़ा नहीं है। रूढ़ा प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है, अपितु यह लक्षणा का भेद है। शुद्ध स्वरूपा गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षणा के 2 भेद हैं: प्रयोजनवती लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? किस दोष के अंतर्गत आते हैं? च्युत संस्कारत्व। व्याकरण विशुद्ध प्रयोग संस्कारत्व दोष के
अंतर्गत आते हैं। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ यह संस्कृति दोष आ जाता है। और इस निराशता को छोड़ो, आज्ञा से लो काम। यह निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होता है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौणी शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा शब्दशक्ति का एक प्रकार है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है और लक्षणा शब्दशक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ में मित्र अर्थ प्रकट करे, उसे इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई और यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर तलवारबंद सिपाही है। गौणी और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हैं। काव्य का सर्वस्व अलंकार है। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। ध्वनि आनंद वर्धन वक्रोक्ति कुंतक और रीति वामन। ध्वनि आनंद वर्धन वक्रोक्ति कुंतक और रीति वामन। ध्वनि आनंद वर्धन वक्रोक्ति कुंतक और रीति वामन। शब्दशक्ति के कितने भेद हैं? शब्दशक्ति के 3 भेद हैं। शब्दशक्ति के 3 भेद अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्दशक्ति होती है। लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्दशक्ति होती है। व्यंजना जब अभिधा के द्वारा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्दशक्ति कहते हैं। आचार्य वामन के द्वारा काव्य के कितने गुण हैं? 20। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवर्ती है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा काव्य गुण नील प्रधान बीज सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला जो बलची का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग माधुर्य गुण है? उपयुक्त पंक्तियों में से माधुर्य गुण है कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य काव्य कहलाता है। जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। किसके ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है। अपने ग्रंथ ध्वन्यालोक ने आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्यात्मा ध्वनि स्वीकार किया है। भरतमुनि, नाट्यशास्त्र, भोजकत्व, सरस्वती, कंठाभरण, जयदेव, चंद्रालोक, इनमें से कौन सी शक्ति का भेद नहीं है? कौन सी शक्ति का भेद नहीं है? श्रोता। श्रोता सब शक्ति का भेद नहीं होता, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों सब शक्तियों के भेद होते हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि का या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होती है तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अनुभव और विभाव को कष्ट कल्पना की किस प्रकार का दोष होता है? रस दोष। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष। जहाँ कविता के रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभव
तथा विभाव से संबंध नहीं है। उद्धव शतक कि हमको लिख्यो है, कहाँ हमको लिख्यो है, कहाँ हमको लिख्यो, कहाँ कहत सब लागी। पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भावोत्कर्ष जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित उद्धव शतक की निम्न पंक्तियों को हम लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सबसे लगी में पुनरावृत्ति द्वारा भावोत्कर्ष का बोध होता है और अन्य भाव संगत नहीं है। अथवा विमर्श विमल्य प्रसाद अर्थात विमलता की ही प्रसाद का गुण है। उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? वामन की। अर्थ वैमल्य से प्रसाद आचार्य अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में गुणों की चर्चा करते हुए दी है। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक रुद्रट काव्य अलंकार दंडी काव्यादर्श भामह के अनुसार काव्य के कितने भेद और दोष होते हैं? कितने भेद और दोष होते हैं? भामह के ने 3 प्रकार के दोष माने हैं। सामान्य दोष 11, वाणी दोष 4, अन्य दोष 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे के समन्वित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल आयोग ने इनका उत्तर F माना है। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? भामह। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह की प्रसिद्धीकृत काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा, न कि कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक, इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है। अरस्तु का समय 384 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां टेक्नेस, रिटोरिकेस, भाषा शास्त्र, पेरिपोइटिकेस, काव्य शास्त्र का वसीयतनामा। प्लेटो ने कवि को क्या माना है? प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 ईस्वी पूर्व से 343 ईस्वी पूर्व है। इसमें प्रत्येक जगत को यथार्थ माना है। इसमें आदर्श राज्य में कवियों के बहिष्कार करने की बात कही। प्लेटो की प्रमुख कृतियां इयोन, लोज, रिपब्लिक, सिपोसियोन, पोलितेइन आदि। प्लेटो का कथन गुलामी मृत्यु से भयावह है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरस्तु। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है। यूनानी में विरेचन के लिए कॉर्सिस शब्द का प्रयुक्त होता है। अरस्तु का कथन कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। विरेचन क्या है? मनोविकारों का शुद्धिकरण। विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः दुखांतक त्रास्दी काव्य रूप का विवेचन किया। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित है। काव्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्भूत कर इन भावों का उचित विवेचन करे। अभिव्यंजना के प्रवर्तक कौन हैं? अभिव्यंजना के प्रवर्तक करोचे हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा। यह ग्रंथ 2 भागों में, प्रथम भाग में सौंदर्य दर्शन का सैद्धांतिक विवेचन और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास। क्रोचे के दार्शनिक आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनके सौंदर्य विवेचन का
आधार आत्मवादी है। इनकी मान्यताएं अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना के अभेद हैं। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला अखंड है, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना के अभेद संबंध है। कला व्यक्तिक है, कला के लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। अभिव्यंजना किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। यूरोपीय अभिव्यंजना यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। अभिव्यंजना के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे की प्रसिद्ध ग्रंथ इस्थेटिका है। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ इस्थेटिका है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे की प्रसिद्ध ग्रंथ इस्थेटिका है। काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? लॉन्जाइनस ने। काव्य रचना में उदात्त तत्व को लॉन्जाइनस ने प्रमुख तत्व माना है। लॉन्जाइनस उदात्त तत्व को काव्य की श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना जाता है। निर्व्यक्तिता का सिद्धांत किससे संबंधित है? इलियट से। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट से संबंधित है। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्व्यक्तिकता पर विचार किया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 1888 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं द सीक्रेट वुड ऑन पोएट्री एंड पोएट्स आदि। काव्य शास्त्र में आचार्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। वामन आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त मम्मट। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का सही अनुक्रम वामन आनंदवर्धन अभिनव गुप्त मम्मट है। इनके ग्रंथ वामन 8वीं शताब्दी काव्य अलंकार सूत्र, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी ध्वन्यालोक, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी अभिनव भारती ध्वन्यालोक लोचन, मम्मट 11वीं शताब्दी काव्य प्रकाश। नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? अस्तित्ववाद। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से है। यह जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषण के प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है। पाएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक्स, द सीक्रेट वुड। ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। पोएटिक्स अरस्तु 350 ईस्वी पूर्व, लिटरेरिया बायोग्राफिया कोलरिज 1817, एस्थेटिक क्रोचे 1902, दी सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट 1920। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की? धर्मपरक और कालपरक अर्थ में की। दिए गए प्रश्न में ए से सी दोनों सही है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक तथा कलापरक अर्थों में की। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के स्तागिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय, न कला, जो कला का अंग न बन सके वह भामह है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामह ने कहा कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय, न कला, जो काव्य का अंग बन सके। आनंदवर्धन किस काव्य को ध्वनि कहा जाता है? आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। आनंदवर्धन ने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को
अभिव्यक्त करें उसे काव्य को ध्वनि कहा जाता है। निम्नलिखित में से विचारधाराओं को उनसे संबंध लेखकों से सुमेलित है। मार्क्सवाद, एंगेल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद, युग और उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युंग और उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। ऑप्शन नंबर ए। मार्क्सवाद, एंगल्स, अस्तित्ववाद काफ्का, मनोविश्लेषणवाद युग, उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? एक कवि काव्य रचना किस प्रकार कर किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर करता है। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।